नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में समझा था कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं और सांस लेना सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। एक्चुअली में हम लोग समझ लेते हैं कि सांस लेना ही श्वसन कहलाता, नहीं। श्वसन मतलब होता है कि ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज को ऑक्सीजन तोड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना या तोड़ देना, विघटन कर देना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। एक्चुअली में देखिए, हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन जो है हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसे पोषण भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा कि अगर हम भोजन लिए तो सारा सिस्टम पचाने वाला जितना भी काम करेगा तो वो पाचन तंत्र करेगा। और पाचन तंत्र, याद कीजिए कि छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, और ये विलाई क्या करता है, जब भोजन में आए हुए जितने भी पोषक पदार्थ है सबको चूस कर ब्लड में दे देता है। यानी कि भोजन में जो पौष्टिक पदार्थ है वो ग्लूकोज रहता है, और वो ग्लूकोज को क्या करता है, चूस कर कहाँ दे देता है, ब्लड में दे देता है। और जब ब्लड में देता है तो वो जो ग्लूकोजवा है ना, उसी को तोड़ता है। तो किस विधि से तोड़ते हैं? उसको श्वसन की विधि से तोड़ते हैं। और श्वसन मतलब, श्वसन में क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन का जो अणु होता है ना, जो भोज्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद सारा ब्लड में जो है वो आकर मिल जाता है। सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को 3 भाग में, 3 चरण में तोड़कर पढ़ते हैं। पहला चरण हुआ वायु शोषण, दूसरा चरण हुआ कि गैसों का शरीर में परिवहन, और तीसरा चरण हुआ आंतरिक शोषण। देखिए, पहला चरण में क्या होता है कि जब हम सांस ले लिए, अब हम सांस लिए तो देखिए ये नाक क्या है, नाक एक श्वसन मार्ग है। यहाँ कुछ होता नहीं, इस मार्ग से हवा अंदर प्रवेश करती है और बाहर होती है। तो ये एक रास्ता है ससुरा, नासा का पार्ट, नासा गुहा, फिर यहाँ आपका लैरिंग्स आ गया, फिर आपका श्वास नली यानी कि ट्रेकिया आ गया, फिर ब्रोंकी आ गया, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकिलेस, ब्रोंकिलेस के बाद अलवली, अलवली के बाद सर फेफड़ा रहता है। और यहाँ से जो है ब्लड क्या करता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाकर सारे अंगों तक पहुंचा देता है। और फिर अंगों से पहुंचाने के बाद क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो समझिए, पहला स्टेप में क्या होता है कि हम सांस लिए तो सांस लेने के बाद क्या हुआ, सांस लेने के बाद ये ऑक्सीजन गया अंदर, और जब ऑक्सीजन अंदर गया तो यहाँ जो है एल्वली के पास ब्लड रहता है, और ब्लड में आदमी रहता है, उस आदमी का नाम रहता है हेमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, ये हेमोग्लोबिनवा जो है जिस अंग में ऑक्सीजन चाहिए वहां पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? हेमोग्लोबिन। और पहुंचा के, और उस अंग में, अब वो अंग में क्या क्या काम होगा, वो सारा काम जो है आंतरिक शोषण में होता है। आंतरिक शोषण जो है वो कोशिका में होता है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। तो ये जो ऑक्सीजन, जो भोज्य पदार्थ है, यानी कि जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कोशिका में चाहिए कि नहीं, तो ये कोशिका में ऊर्जा पहुंचा देता है। कौन? ब्लड पहुंचा देता है। ब्लड का कौन? तो हेमोग्लोबिन पहुंचा देता है। और वहां पहुंचाने के बाद फिर वहां तोड़ने का काम किस स्टेप में होता है? आंतरिक शोषण में होता है। आंतरिक शोषण को भी 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला होता है अवायवीय शोषण, फिर दूसरा होता है वायवीय शोषण। हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो श्वसन को पहले ही हम लोग परिभाषित कर लिए थे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहला स्टेप है वायु शोषण। वायु शोषण मतलब समझिए ना, श्वासोच्छ्वास, जो ब्रीदिंग हम लोग जो पढ़े ना, लमसम में वही है, मतलब इसका जो है अलग नाम कर दिया, इसमें वायु शोषण कर दिया, ठीक है। वायु शोषण मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग वायु शोषण कहते हैं। पहला चरण कंप्लीट, मतलब हम लोग ऑक्सीजन लिए, ये हुआ वायु शोषण। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि गैसों का शरीर में परिवहन। परिवहन मतलब होता है ढोना, नहीं बोलते परिवहन विभाग। टेम्पू क्या है? परिवहन है। बाइक क्या है? परिवहन है। बस क्या है? परिवहन है। एक जगह से दूसरे जगह सामान को ढोता है या पैसेंजर को ढोता है, उसे परिवहन कहते हैं।
अब परिवहन में क्या होता है कि गैसों का परिवहन में क्या होता है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम यहाँ ऑक्सीजन को ले लिए, पहला स्टेप में ऑक्सीजन को लिए, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस कार्बन डाइऑक्साइड के आने की प्रक्रिया को हम लोग गैसों का परिवहन कहते हैं। अब देखिए यहां तक आ गया, यानी कि आपका जो है फेफड़ा तक ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, तो ब्लड ले जाता है। तो ब्लड में भी कौन है, हेमोग्लोबिन ले जाता है। तो देखिए ये बाह्य श्वसन में ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन कहाँ आ गया, फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठा के लेता है, चल 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 चल, कौन ले जाता है, हेमोग्लोबिन वहां पकड़ता है, रे ऑक्सीजन वहां चल चल चल, ऑक्सीजन वहां को उठा कर ले जाता है कहाँ, कोशिका तक। देखिए हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यही कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, कई ऊतक मिलकर हड्डी का निर्माण होता है, कई हड्डी मिलकर कई अंग का निर्माण होता है, पूरे अंग मिलकर पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो ये कोशिकाओं तक देता है और फिर वापस भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को खखोरले कौन ले आता है, हेमोग्लोबिन ले आता है। तो हमने वही लिखा है कि शरीर में गैसों का परिवहन करने का काम ब्लड में उपस्थित हेमोग्लोबिन करता है। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में दे दे ब्लड, तो ब्लड में ऐसे समझिए इस तरह एक तालाब में भैंस बोर गई, उसी तरह एक ब्लड है, ब्लड को मान लीजिए एक तालाब है और उस तालाब में जो है भैंसिया का काम कौन कर रहा है, हेमोग्लोबिन वहां कर रहा है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और फिर वहां से जो है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर दे देता है फेफड़ा और फेफड़ा फिर बाहर निकाल देता है। अब देखिए यहाँ नाम हो जाता है अलग अलग। अगर ससुरा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक जाता है उस समय हेमोग्लोबिन का नाम हो जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और उधर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा तो उस समय हेमोग्लोबिन का नाम हो जाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है चाचा, बोलिए, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। आई मेरी बात समझ में? यानी कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्पू का काम कौन करता है, ढोने का काम कौन करता है, टेम्पू कौन है, ऑटो कौन है, हेमोग्लोबिन है। चाचा समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। मेरे प्यारे बच्चों इसी को समझना, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको फंसाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए पहला प्रोसेस यानी कि पहला चरण था, पहला चरण में बाह्य शोषण हुआ, यानी कि ऑक्सीजन अंदर गया। हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गया और फिर उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन किया, हेमोग्लोबिन यानी ब्लड किया। हम जब ब्लड बोले तो समझ जाइए ना कि ब्लड बोलिए या हेमोग्लोबिन बोलिए, अरे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन किया, हम ब्लड ही बोलते हैं, ठीक है, ब्लड किया। अब फिर वो कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद वो कोशिका में क्या क्या होगा उसी के बारे में हम लोग आंतरिक श्वसन में पढ़ेंगे। तो वही लिखे हैं कि आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों, श्वसन गैस जब भी बात करें ना तो समझना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। श्वसन गैसों का अदल बदल कहाँ होगा, कोशिकाओं में होता है, इसलिए आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग बाह्य श्वसन किए, यानी कि हम ऑक्सीजन को लिए, कहीं ऊर्जा का निर्माण, कहीं ग्लूकोज टूटा तो ग्लूकोज टूटेगा तभी ना ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा। बाह्य श्वसन में कहीं ऊर्जा टूटा ही नहीं है, एकदम अंदर सरसरवा के खींच दिए, हुमच के दे दिए, कोई ससुरा जोर जोर से लेता है, ठीक ना। तो हम लोग ले लिए, तो लेने के बाद ऑक्सीजन लेने के बाद कहीं नहीं टूटा, लेकिन ये टूटने का काम यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम कहाँ होगा, आंतरिक श्वसन में होगा। इसलिए आंतरिक श्वसन से ऊर्जा मिलती है और यह आंतरिक श्वसन दो प्रकार की होती है। यह आंतरिक श्वसन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक अनोक्सी श्वसन और दूसरा ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन को जो है अवायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसी में आपसे अंतर पूछ देगा, आपके बुक में ज्यादा ये वर्ड का उपयोग किया गया है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन का उपयोग किया गया है। तो हम भी अवायवीय श्वसन बोलेंगे या अनोक्सी श्वसन बोलेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। एक बात बताओ यार,
नाम से ही सुनने से नहीं पता चल रहा कि अनोक्सी श्वसन मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। और एकरा में ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और एकदम छोटे छोटे चीजों को समझना है। अब ये जो है अनोक्सी श्वसन जो है, अनोक्सी श्वसन जो है कोशिका द्रव में होता है। ये ससुरा कोशिका द्रव क्या होता है ये हम समझाएंगे, कोशिका द्रव क्या होता है पहले ये समझिए। अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। और ये ससुरा ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सब चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं कीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सबसे पहले आंतरिक श्वसन में सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो अनोक्सी श्वसन होता है। और अनोक्सी श्वसन के बाद तब आता है ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सी श्वसन के बाद तब ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी वगैरह ये सब हम बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे ना, टेंशन नहीं कीजिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिल से लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आंतरिक श्वसन को। आंतरिक श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अनोक्सी ऑक्सी बोले तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको हम पहले बता दिए, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बंधुओं कि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज को विलाई, छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं। हम पाचन तंत्र के चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। ये विलाई क्या करता है, चूस कर क्या करता है, कोशिकाओं में दे देता है। और जब कोशिकाओं में दे देता है तो कोशिका का ही एक अंग है, ये है कोशिका। कोशिका का ही एक अंग है जिसका नाम है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, इस कोशिका द्रव का काम क्या है कि कोशिका को पचकने नहीं देता है। और यहाँ जो है कोशिका के बीच वाले भाग को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। जिस तरह हम लोग के शरीर के बीच का जो भाग नहीं है, नाभिक, उसी तरह कोशिका के बीच के भाग को केंद्रक कहते हैं। और इसी केंद्रक के अगल बगल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है। हमारे कोशिकाओं का जो है पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। अब चलो ससुरे हम लोग समझाते हैं ऐसे कोशिका द्रव को। कोशिका द्रव कोशिका के चारों तरफ रहता है, पानी है, ये कोशिका को पचकने नहीं देता। जैसे एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे ये कोशिका है ना, ये कोशिका, एकरा में पानी जो है, पनिया है ना, इस ससुरे को कोशिका द्रव कहते हैं। ये पनिया क्या करता है, बोतला को पचकने नहीं देता है। बोतला को क्या करता है, पचकने नहीं देता है। इसलिए कोशिका के चारों तरफ एक पानी द्रव्य पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। आई मेरी बात समझ में। और इसी बीच में जो है केंद्र, कई अंग होते हैं कोशिका, जैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं, फिर जो है कोशिका झिल्ली होते हैं, कई अंग पाए जाते हैं। तो हम लोग मुख्यतः दो अंगों को पढ़ेंगे। अभी कहीं कोशिका का जो इतिहास निकाल कर रखेंगे। तो पहला अंग है कोशिका द्रव और दूसरा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ससुरा ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना, विलाई ग्लूकोज को चूस कर कहां दे देता है, कोशिका द्रव में दे देता है। और देखिए ये कोशिका में ही हो रहा है, ये कोशिका में ही काम हो रहा है। देखिए विलाई क्या किया, ग्लूकोज को चूस कर कोशिका द्रव में दे देता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, मोटा होता है, मोटा मोटा होता है, इसको जो है उतना चाहिए नहीं, इसको फिर और चूरना पड़ता है। नहीं देखते हैं, गेहूं आप पिसाने जाते हैं तो गेहूं आप पिसाने जाते हैं तो एक बार हॉलर में डालेगा, डालने के बाद वो क्या करता है, मोटा पीसता है, मोटा पीसने के बाद फिर दोबारा हॉलर में डालेगा, उसको पतला पीसता, तब आप उसको खाते हैं। वो उतना भी नहीं खाते हैं, वहां से लाते हैं, मिल से लाने के बाद फिर उसको चालते हैं, चलनी करके फिर उसका जो भूसी है उसको आप फेंक देते हैं। इसके बाद उसका जो मही मही दाना होता है तब ससुर उसको आप निगलते हैं। तो उसी तरह जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज ससुरा यहाँ अभी गेहूं का काम कर रहा है। ये गेहूं कहाँ आ गया, कोशिका द्रव में। एक बात बताइए आप कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो गेहूं है, ये क्या हमारे शरीर में जो है फायदा है?
क्या ये हमारे शरीर में ये पचेगा? बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि अभी ये मोटा ग्लूकोज है। ये कैसा है? मोटा है, यानी कि ये अभी गेहूं है। अब ससुरा कोशिका द्रव में तो ये गेहूं आ गया, यानी कि मिल के हॉलर में डाल दिया। मुहान नहीं रहता है, ऐसे नहीं देखते हैं, उसमें डाल दिया। अब जब डालता है तो इस कोशिका द्रव को, इसको चूरने के लिए, इस ग्लूकोज को चूरने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। तो ये जो है कोशिका द्रव जो है अपने से 4 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, एकदम समझिए कि ये जो 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता, कौन? कोशिका द्रव। ऐसा समझें कि ये मात्रक है, एकदम समझने के लिए समझें। ये एक्चुअली में मात्रक नहीं है, आपको हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मान लीजिए एटीपी मात्रक है, जैसे मीटर मात्रक नहीं है, तो उसी तरह मान लीजिए एटीपी एक मात्रक है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कोशिका द्रव 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कितना एटीपी का? 4 एटीपी। और जब 4 एटीपी का ऊर्जा निर्माण करेगा तो एकरा में जो ग्लूकोज आया था, अब उसको थुरेगा। तो जब 4 एटीपी जो है ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, यानी कि अब ग्लूकोज सीधे रूप में काम में नहीं आता। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका द्रव को ऊर्जा चाहिए। इसके लिए कोशिका द्रव 4 एटीपी का ऊर्जा बनाता है। भोजन से बना हुआ ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, भोजन है, भोजन से आया ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। अब 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। अब देखिए, कोशिका द्रव में जो है 4 एटीपी का निर्माण हो चुका है। ये 4 एटीपी का निर्माण कर दिया है। अब 4 एटीपी की निर्माण कर दिया है, तो अब समझिए कि 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। यानी कि अब कितना चाहिए इसको? 4 एटीपी तो बना दिया, इसको चाहिए कितना? 38 एटीपी, तभी 1 ग्लूकोज बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, तो हम वही लिखें कि भोजन से बना हुआ ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब यहां ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में टूटेगा। कोशिका द्रव में जो है ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में टूटेगा। और 1 ग्लूकोज को तोड़ने पर 2 पायरुविक अम्ल निकलता है। कितना निकलता है? 2 पायरुविक अम्ल निकलता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी ही खत्म होता है। अब ध्यान से समझिए, 4 एटीपी बनाया था ना, जो कोशिका द्रव जो है ये 4 एटीपी बनाया था, और इस 4 एटीपी में खर्चा कितना हुआ? 2 एटीपी। और 2 एटीपी जो है खर्चा होकर कितना ग्लूकोज बनाया, यानी कि कितना पायरुविक अम्ल बनाया? 2 पायरुविक अम्ल। यानी कि 1 ग्लूकोज को तोड़ने पर 2 पायरुविक अम्ल टूटता है, और यहां से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 ही एटीपी खत्म हुआ है। अभी कितना बचा है? 2 एटीपी बचा है। कितना बचा है? 2 एटीपी बचा है। अब इसके बाद जो है वायवीय शोषण में होता है। देखिए, पहला शोषण में क्या हुआ, यानी कि अवायवीय शोषण में क्या हुआ कि जो भोजन विलाई क्या किया, चूस कर कोशिकाओं को दिया ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मोटा होता है, तो ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिका के कोशिका द्रव में जाएगा। और इस कोशिका द्रव को तोड़ने में 4 एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 4 एटीपी बनाता है कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव इस ग्लूकोज को तोड़कर किस में बदल देता है? पायरुविक अम्ल में। किस में बदल देता है? पायरुविक अम्ल में। और 1 ग्लूकोज बराबर 2 पायरुविक अम्ल होता है। और जो 4 एटीपी कोशिका द्रव बनाया था ना, और उसमें से 2 ही एटीपी अभी खत्म हुआ है, 2 एटीपी बाकी है। अब जो है अगला प्रोसेस होगा वायवीय शोषण में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज टूटकर पायरुविक अम्ल बना, और उसके साथ क्या हुआ? एटीपी गया, 2 एटीपी खर्चा हो गया, और 2 एटीपी बचा हुआ है। अब वायवीय शोषण में पायरुविक अम्ल को तोड़ते हैं। इसमें जो पायरुविक अम्ल बना था, इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है पायरुविक अम्ल को तोड़ेंगे। चूंकि 1 पायरुविक अम्ल बराबर 18 एटीपी होता है। 1 पायरुविक अम्ल बराबर कितना एटीपी होता है? 18 एटीपी। और यहां से कितना टूटा था? तो यहां 2 पायरुविक अम्ल बना था, इसलिए यहां 2 पायरुविक अम्ल बचा है, इसलिए
यहां जो है क्या एटीपी हो जाएगा, तो 36 एटीपी, चूंकि एक पायरुविक अम्ल बराबर 18 एटीपी होता है, इसलिए 2 पायरुविक अम्ल बराबर कितना होगा, 36 एटीपी होगा। समझे? अब चाहिए कितना, 36 एटीपी तो बन गया चाचा, अब चाहिए कितना, अब 2 एटीपी चाहिए इसको। तो याद कीजिए 2 एटीपी कहाँ लेगा, हैकर जो बचा था 2 एटीपी जो एक्स्ट्रा बच गया था, वही ससुरा 2 एटीपी है ले लेगा। तो 36 एटीपी प्लस 2 एटीपी बराबर कितना हो गया, 38 एटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज पच गया। देखते हैं ग्लूकोज को पचाने में कितना कितना पापड़ बेलना पड़ता है। अब एगो बात समझाते हैं आपको, हैकरा मिटा देते हैं, ठीक है। जो पूरे प्रोसेसवा है ना, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किस नामक वैज्ञानिक ने, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम रखा क्रेब्स चक्र। क्या रखा, क्रेब्स चक्र। ऐसे समझिए, पहला में क्या हुआ, बाह्य शोषण। बाह्य शोषण में क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन को लिए, इसके बाद आया गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन जो है कहां तक पहुंचाए, कोशिका तक पहुंचाए, और वो कोशिका तक पहुंचाकर जो वहां जो ग्लूकोज, जो भोजन में जो ग्लूकोज आता है, वो ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज को चूस कर, विलाई चूस कर कहां दे देता है, कोशिका को देकर। देखिए इधर से ऑक्सीजन भी गया और उधर से ग्लूकोज भी आया। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम किस चरण में होता है, आंतरिक शोषण में। आंतरिक शोषण में कौन, अवायवीय शोषण में। पहले जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। ऑक्सीजन जो है अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन नहीं लगता है, वायवीय शोषण में ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव तोड़ देता है, और तोड़ने के लिए 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, और 4 एटीपी में से एटीपी खर्चा करता है, 2 एटीपी बचा लेता है, और एक ग्लूकोज को तोड़कर उसमें 2 पायरुविक अम्ल को निकाल देता है, ठीक है। यानी कि 2 पायरुविक अम्ल बना। और इसके बाद वायवीय शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आकर फिर यहाँ पायरुविक अम्ल को तोड़ देगा, और पायरुविक अम्ल को तोड़ेगा तो 36 एटीपी, यानी कि 2 पायरुविक अम्ल को तोड़ेगा तो 36 एटीपी निकलेगा, और 36 एटीपी निकल के इसके बाद जो 2 एटीपी एक्स्ट्रा बचा था उसको जोड़ देगा, जोड़ने के बाद पूरा ग्लूकोज को पचा देगा। तो यही था वायवीय शोषण और ये था अवायवीय शोषण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं हम लोग अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एकदम सिंपल डिफरेंस, एकदम दिमाग में रखिए कि अवायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर यह है कि अवायवीय शोषण जो है, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में होता है, और जबकि वायवीय शोषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय शोषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तीसरा अंतर है कि अवायवीय शोषण जो है ग्लूकोज से टूटकर किसमें बनता है, पायरुवेट अम्ल या पायरुविक अम्ल में बनता है। पायरुवेट लिखा रहेगा तो पायरुविक अम्ल एक ही बात है, पायरुवेट अम्ल में बनता है। जबकि वायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि ग्लूकोज पूर्णतः टूट जाता है, टूट कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। या एक लाइन बैठा सकते हैं कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। चौथा है कि अवायवीय शोषण में जो है कम ऊर्जा मुक्त होती है, ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, जबकि वायवीय शोषण में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्योंकि देखिए अवायवीय शोषण में ये क्या है, ये कंप्लीटली है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूर्णतः कंप्लीट है। क्योंकि इसमें पूर्णतः ग्लूकोज टूट जाता है, इसमें पूर्णतः ग्लूकोज नहीं टूटता। ग्लूकोज टूट कर किसमें बनता है, पायरुविक एसिड में बनता है, और इसमें पायरुविक एसिड टूट कर ग्लूकोज पूर्णतः ग्लूकोज बन जाता है। देखिए हम लोग जो है इतना जो पापड़ बेले, ग्लूकोज को तोड़कर किसमें बदले, ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदले। बस फर्क ये है कि ये ग्लूकोज मोटका ग्लूकोज था, और इसको थूर कर हम लोग आटा बनाए। तो पहले थूर कर इसको आटा बनाने में बहुत प्रोसेस करना पड़ा। पहले इसको ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलना पड़ा, और पायरुविक अम्ल से तब जो है ये ससुरा महका ग्लूकोज बना। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं हम लोग विभिन्न पथ, अलग अलग पथ द्वारा कैसे ग्लूकोज टूटता है, कैसे ग्लूकोज टूटता है, यानी कि ग्लूकोज के
यानी कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो दो ही या तीन स्थिति में टूटेगा। तो दो स्थिति में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो टूटकर क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो टूटकर पूर्णतः क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। पूर्णतः क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में। ये तीन प्रोसेस हम लोग को समझना है आज। तो हम ये प्रोसेस आप लोग को नहीं बताया था कि ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तो उस समय ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बनता है, तो उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कितने कार्बन वाले हैं, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज मोटा कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक है। और जटिल यौगिक कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में जाता है। और कोशिका द्रव में जाने के बाद ये पायरुवेट अम्ल में टूटता है। और ये 3 कार्बन वाला होता है। 6 कार्बन से घटकर कितना हो जाता है, 3 कार्बन। अब देखिए, ये पायरुविक अम्ल जो है यानी कि पायरुवेट टूटता है। यहाँ से पायरुवेट अम्ल जो है 3 चरण में टूटेगा। और सबका मेन उद्देश्य क्या है कि हमको ऊर्जा प्राप्त करना है। हमको किसी भी विधि द्वारा ऊर्जा, चाहे हमको पत्थर से तोड़ना पड़े पायरुवेट को, या चाहे हमको चाकू से काटना पड़े पायरुवेट को, उसको तोड़ने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए। एकदम मेरा मेन मोटिव है ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, अब कैसे भी हो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला स्थिति है अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहे, यानी कि ऑक्सीजन न रहे, तो और ऑक्सीजन न रहे तो पायरुवेट अम्ल टूटकर इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और साथ में क्या बनता है, ऊर्जा। इथेनॉल मतलब शराब दरुआ, अरे मर्दे। इसलिए तो अगर ससुरा एनर्जी न है, कोई बियर उयर पी देता है तो उसको एनर्जी आ जाता है। और कोई वही महुआ वाला पी देता है तो उसको बोलने का एनर्जी आ जाता है। फाइन ऐसे करता है, समझे ना, समझे। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट अम्ल टूटता है तो इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और साथ में ही क्या बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। अब देखिए, इसको तोड़ने का काम कौन करेगा, ईस्ट में टूटेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ टूटेगा, ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट को हम लोग खमीर बोलते हैं। इसको हम लिखा ही दे क्या, ईस्ट को जो है हम लोग खमीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, खमीर भी। यह एक छोटा सा जीव, एकदम सूक्ष्म जीव है। यह कैसा जीव है, सूक्ष्म जीव है। यह किसी भी चीज को सड़ा देता है। ये जीव क्या करता है, किसी भी चीज को सड़ा देता है। और इसका प्रयोग जो है खाने वाले सामानों को फुलाने में किया जाता है। रोटी को फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, खमीर का। किसका, खमीर या ईस्ट का। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ईस्ट जो है इथेनॉल का निर्माण कर देता है। और इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है। और साथ में ही ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए शराब बनाने के रूप में जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे महुआ है, महुआ को हम लोग सड़ा देते हैं। ये सड़ाने का काम कौन करता है, ईस्ट। अब जब सड़ा देते हैं, सड़ाने के बाद उस कपड़ा में बांधकर उसका रस निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं महुआ दारू। समझे ना, यानी तो उसको शराब भी कहते हैं। ठीक है, खमीर समझे, या खमीर या ईस्ट समझे। दूसरा है कि ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन का अभाव मतलब ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है लेकिन कम कम है, अभाव है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन है लेकिन अभाव है। ठीक है, तो ये जो है पेशी कोशिकाओं में होता है। और जब पेशी कोशिकाओं में होगा, पेशी यानी कि हमारे जो पेशी कोशिकाएं जैसे यहाँ है, ये सब पेशी कोशिका हुआ। अब पेशी कोशिका में होकर ये क्या निर्माण कर देता है, लैक्टिक अम्ल। और साथ में ही ऊर्जा का निर्माण कर देता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेम। अगर ससुरा ये लैक्टिक अम्ल हमारे कोशिकाओं में जम जाए, अगर हमारे कोशिकाओं में जम जाए तो पूरा दर्द करने लगता है। समझे ना, समझे कैसे, जरा ध्यान से समझे। जैसे हम हाथ चला रहे हैं, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं तो आराम आराम से कर रहे हैं, ऑक्सीजन का भी पूर्ति हो रहा है, एकदम आराम आराम से कर रहे हैं। ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन लगना चाहिए वो लग रहा है।
हम एक्स्ट्रा काम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे हाथ चला रहे हैं, रोज रोज चलाते हैं, चला रहे थे, लेकिन ससुरा जोर जोर से चलाने लगे, जोर जोर से चलाने लगे। अब इसको चाहिए ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है, और जैसे ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है यहाँ ससुरा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, और लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा बनेगा। इसलिए जब लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, इसलिए तो इसके बाद जो है छोड़ दीजिए ना, 1-2-3 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद छोड़िएगा, इसके बाद देखिए एकदम मार दर्द होगा, कहेगा बाप रे बाप हो दादा कितना दर्द करेगा। तो पूछेगा लगातार दौड़ने से हमारे पेशियों में क्यों दर्द होता है, तो जवाब दीजिएगा कि पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और यह लैक्टिक अम्ल हमारे कोशिकाओं में यानी कि पेशी कोशिकाओं में जम जाता है, और जमने के बाद दर्द होने लगता है। तीसरा है कि पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ही ऊर्जा का निर्माण करता है। आई मेरी बात समझ में? इसी को तो हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं, और इसको हम लोग अवायवीय शोषण कहते हैं। याद कीजिए, ये अवायवीय शोषण है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। आई मेरी बात समझ में? और ये ऑक्सीजन का अभाव रहे, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ससुरे अभाव है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का अभाव रहे तो पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, इस अभिक्रिया को पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में टूटता है, टूटने के बाद इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा, एकदम शॉर्ट भाषा में समझिए। किसी भी चीज को सड़ा देना उसे किण्वन कहते हैं, और जो उसमें सड़ाता है उस ससुरे को ईस्ट या खमीर कहते हैं। सड़ाने वाला कौन है? ईस्ट, और सड़ाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग समझते हैं फर्मेंटेशन को, यानी कि किण्वन को। जो समझते हैं किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को सड़ा देना, इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, और जो सड़ाता है उसको ईस्ट या खमीर कहते हैं। ठीक है, दूसरे ढंग से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं किण्वन में क्या होता है। जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि 6 कार्बन वाला यौगिक है या 3 कार्बन वाला यौगिक है। 3 कार्बन वाले यौगिक को सूक्ष्म जीव क्या करता है, 3 कार्बन वाले यौगिक को सूक्ष्म जीव क्या करता है, तोड़ देता है, उसको विखंडन कर देता है, और विखंडन करने के बाद वो सरल कार्बनिक यौगिक बन जाता है। किस तरह का यौगिक बन जाता है? सरल कार्बनिक यौगिक बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं किण्वन। और दूसरे ढंग से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को या यह क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन। आई मेरी बात समझ में? किण्वन का प्रयोग शराब, ब्रेड, पारोटी, बिस्कुट, केक इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। अब याद कीजिए, ऑक्सीजन के अभाव में शरीर में क्रैम्प होने लगता है। तो वही क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, आखिर क्यों? या यही क्वेश्चन को दूसरे विधि ढंग से पूछ दे कि लगातार दौड़ने से शरीर में दर्द क्यों होने लगता है, यानी कि हमारी पेशियां जो है, पेशी कोशिका जो है, उसमें दर्द क्यों होने लगता है। तो जवाब दीजिएगा, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जमने के कारण, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण क्या होने लगता है? शरीर में क्रैम्प या दर्द या ऐंठन होने लगता है। तो ये था क्वेश्चन का जवाब। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। मेरे प्यारे बंधुओं,
हम लोगों ने आज शोषण को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा। अब जो है मानव शोषण तंत्र के बारे में समझा। एकदम छोटा सा टॉपिक, एक वीडियो में पूरा शोषण चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग क्या देख लेंगे, यानी कि और 2 वीडियो आएगा, इसके बाद एक वीडियो आएगा शोषण तंत्र, मानव का शोषण तंत्र आएगा, दूसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।